में से कॉल मौजूद है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मदीहा? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल, अल्लाह का करम है। आज का तो मौजू आप लोगों ने बहुत अच्छा लिया है, घर घर की कहानी है ये। बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं अभी अपनी कहानी आपको थोड़ी सी बता रही हूँ, सब लोग जवाब दीजिएगा। कुछ अब तो अल्लाह का शुक्र है हमारे अपने 3 घर हैं, लेकिन जब हम कभी मैं शादी होके गई थी तो हमने किराए पे घर दिया था। तो आप यकीन जाने प्रॉब्लम ये थी कि पीछे से सारा खुला हुआ था, यानी कि चोर डकैत वगैरह सब पीछे से आ जाते थे। तो हमने मालिक मकान से बोला कि भाई इधर ग्रिल लगवा के दें, तो उन्होंने ग्रिल नहीं लगवाई। हमने खुद ने 20,000 रुपए की ग्रिल लगवाई वहां पे मिस्त्री को बुलवा के। फिर उसके बाद उनका 80 मीटर था, तो ये कहती थी कि भाई आधे आपके होंगे और आधे हमारे पैसे होंगे। हम दोनों मियां बीवी उस वक्त जॉब करते थे, हम सुबह जाते थे रात को आते थे, लेकिन वो पूरे आधे पैसे हमसे निकलवाती थी, भले घर बंद पड़ा रहे, गैस के बिजली के। फिर कुछ दिनों बाद ये हुआ कि जो गाड़ियों में से सामान चोरी हो रहा है, तो एक बैरियर लगेगा गली में। ठीक है भाई, बैरियर लगेगा, तो वो बैरियर के पर घर 7-7 हज़ार रुपए ले रहे थे। तो उन्होंने हमसे आधे लिए और आधे उन्होंने अस्मा, इससे पहले आप बात आगे मजीद करें, मुझे बताएं जब आप लोगों ने घर लिया था तो आप लोगों ने खुद सिक्योरिटी का पर्सपेक्टिव से नहीं घर देखा था कि ये घर इतना सिक्योर नहीं है, पीछे से भी खुला हुआ है, कोई आ सकता है? ये वैसे आप लोगों ने खुद उस वक्त नोट नहीं किया था कि ये मसला हो सकता है हमें? नहीं, बस पहली दफा घर किराए पे लिया था, नहीं देख सके थे, लेकिन बाद में पता चला कि पीछे से लोग आ जाते हैं। हमें पता नहीं था उन गलियों में ये ऐसा कुछ होता है। अच्छा, अब आपने बताया बैरियर का इशू था, गली में भी बैरियर लगवाना था। हाँ, अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि हमने बैरियर के भी पैसे दे दिए, 7,000 आधे पैसे हमने दे दिए, और हम किराया भी जो गैस बिजली का आता था वो हम भले हम दोनों में अभी भी जॉब करते थे, सुबह से रात तक आते थे, अब घर में हो नहीं हो, खाना पके नहीं पके हम बाहर ही खा लेते थे, उसके भी हमें देने पड़ते थे। इवन ये कि उन्होंने ऐसा किया हमारे साथ कि हमारा एडवांस जो था वो रोक लिया कि ग्रिल आप नहीं निकाल के लेके जाएंगे। जब हमने बोला नहीं, ये ग्रिल हमने लगवाई है, तो हमें यह था हमारा एडवांस दे, तो उन्होंने हमारा एडवांस नहीं दिया और ये कहा कि ये ग्रिल इधर ही छोड़ेंगे, और आखिर में हमें छोड़ के आनी पड़ी। और छोटी सी एक बात बता दूं कि ये लोग मालिक मकान बड़े परेशान करते हैं, यही वजह है कि फिर हमने अपना सब कुछ जेवर ये गाड़ी वगैरह बेच के अपने घर ले लिया, और आज अल्लाह ने 3 घर दे दिए। लेकिन इतनी परेशानी होती है, तो क्या ऐसा होता है? वैसे आप जैसे आपने कहा कि आपकी माशा से 3 घर है, तो वैसे आप अपने फिर टेनेंट्स को कैसे रखती हैं, ये बताएं। सॉरी, मैंने कहा आपने जैसे कहा ना कि माशाल्लाह से आपके टचवुड 3 घर हैं, तो आप अपने टेनेंट्स को कैसे रखते हैं? वो घर में से कोई घर किराए पे दिया आपने? नहीं, मैंने एक घर को, क्योंकि मैं मॉन्टेसरी डायरेक्टर हूँ, तो मैंने एक घर को अपना मॉन्टेसरी बना दिया है और 2 घर हमने रहने के लिए रखे हैं। ओके चलें ठीक है, ज़बरदस्त। लेकिन आपने बात अच्छी की। देखिए, इसमें ना आपने अगलों को भी सिखाया कि सिक्योरिटी का पर्सपेक्टिव देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जिस घर में जा रहे हैं, ये जिन लोगों ने पहली बार, अगर आप किसी दूसरे शहर भी जाते हैं, एक तरह से माइग्रेट करते हैं, ज़रूर देखें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उस घर को कि ये ना हो कि कल और जैसे उन्होंने कहा कि उस घर में रह रही थी, तो मेरे ख्याल से अगर रह रहे हो तो फिर गैस का जो बिल आ रहा है वो तो फिर आपको देना ही देना है। इसमें तो हाफ करना ही होता है। अगर तो वो किया हुआ अपार्ट किया, मतलब आधा हिस्सा उनके पास, आधा हिस्सा उनके पास है, और अगर वो कह रहे हैं कि जी बिल्स आधे आधे करें। हाँ, अच्छा, ये जो सिक्योरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको भी देखना कितना मलूज़ खातिर रखना कितना ज़रूरी है। बिल्कुल, बात वहीं घूम के आई जहाँ से शुरू हुई थी कि जी आपको एक मिडिल मैन चाहिए, वो भी आपको अच्छे से सजेस्ट करता है। हाँ। अब आप एक एरिया से, एक्स एरिया से आप वाई एरिया जा रहे हैं, अब वहाँ की आपको प्रोज एंड कॉन्स नहीं पता आपको स्ट्रीट क्राइम की क्या सिचुएशन है, मतलब उसमें भी आपको रियल एस्टेट की एक बेहतर एडवाइस चाहिए कि जी ये जगह सही नहीं है, ये जगह सही है। यूजुअली हमारे यूटिलिटीज़ का बहुत मसला है, पानी का बहुत मसला है, बिजली का बहुत मसला है, रोड के इस साइड पे लाइट जा रही है और इस साइड पे नहीं जा रही, ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा है ऐसा। तो इसमें आपको कौन बताएगा जब आप एक जगह से उठ के दूसरी जगह आ रही हैं कि जी वो सिंपल वो रियल एस्टेट एजेंट आपको बताएगा। मेरे भाई, इसमें हर जो एस्टेट एजेंट होता है ना, वो उतना आपका हमदर्द नहीं होता, उसको भी अपना कमीशन लेना होता है। और जो प्रोफेशनल जाएंगे, प्रोफेशनल होगा कि चलो मैं तो आपको बड़ी बड़ी जगहों पे दिखा सकता हूँ, वो छोटे एरियाज में, क्योंकि देखिए जो बड़ा जगह अफोर्ड कर सकता है वो तो प्रोफेशनल वो ले सकता है, लेकिन जो बाकी है फिर तो दूसरे छोटे मोटे एस्टेट एजेंट को करेंगे, वो बेचारे क्या करें। तो मैंने अपनी से ज्यादा उन जो मैसेज वाले उनका भी हमने प्रॉब्लम को केटर करना है ना, तो ये तो हम फिर आप मशवरा, आपको टिप्स अच्छी दे सकते हैं कि भाई आपने खुद भी जरा सोचना है। आपको जो नुकसान हुआ था वैसे किसने भरा? फिर किसने भरा कि नहीं भरा? नहीं, कोई नहीं भरता, वो तो हमारे ऊपर ही आता है सब, मतलब जो लॉस हो गया वो हो गया हमारा सारा। और कितने दिनों बाद क्या कहते हैं आपके वो जो मजदूर रहे थे, जो पेंट वगैरह कर रहे थे, घर से निकले?
तकरीबन 4 से 6 दिन तो लग जाते हैं ना, जब घर को पेंट करना होता है तो इतना टाइम लग जाता है। और फिर उस टाइम में हमारा जो सामान होता है वो इधर से इधर, मतलब पूरा घर सेट ही नहीं हो पा रहा होता। जब तक ये काम खत्म नहीं होगा घर कैसे सेट होगा, तो ये सारे मसले मसाइल अलग आ जाते हैं। तो जो कंपनी थी वो रजिस्टर्ड कोई कंपनी थी जिससे अपना सामान मूव करवाया था आपने? नहीं, नॉर्मल मतलब हर बंदा तो नहीं ले सकता। कोई एग्रीमेंट आपने उससे साइन वगैरह से कोई नहीं हुआ था? एग्रीमेंट वगैरह साइन होते हैं, लेकिन फिर वो बात वही आ जाती है कि आप ना देख लेंगे हो जाएगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, एक दिन की बात है। मतलब एक दिन का कहते हैं पर वो चलता है तो 3-4 दिन 6 दिन ही है ना, एक दिन का बोल देते हैं। अब जब हम शिफ्ट हो गए तो हम तो दोबारा खाली नहीं कर सकते ना, अब मजबूरी हो जाती है। फिर ये कहते हैं कि चलें बर्दाश्त करें। मुझे लगता है ये ना ये घर वालों पे भी आता है कि वो सामान जो आपने पूरे साल बना के उसको लगाया हो, खरीदा हो, जब उसको निकाल रहे हो तो हम एक दिन में हम उसका फैसला नहीं ले सकते। ये चीज आपको भी पहले को तकरीबन महीना पहले सोचना चाहिए कि अच्छा भी ये चीज अगले घर में मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स आप दूसरा घर जाके मुआयना तो करते हैं कि अच्छा कहाँ पे क्या क्या चीज मैंने शिफ्ट करनी है। किराएदार इसी तरह करते हैं, हम लोग भी इसी तरह करते हैं कि उस घर में इस चीज की जरूरत है, इस चीज की नहीं है, तो ये स्किप कर देते हैं, ये ले जाते हैं। तो ऐसा होता है, हर शिफ्टिंग में होता है, बहुत सारा सामान ऐड हो जाता है, बहुत सारा माइनस हो जाता है। मुजफ्फर हमारे साथ कॉलर मौजूद भी हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मदिया, खैरियत हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। मुजफ्फर क्या कहना चाहेंगे जी? 2-3 चीजें थी मेरी जी। चीज की थी। एक तो ये था कि जो रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का होता है रेजिडेंशियल, इसको एटलीस्ट 12 महीने का होना चाहिए रिन्यूअल के ऊपर, जो कि कमर्शियल बेसिस के ऊपर ये 12 महीने पे जाता है। अच्छा, हमने ये पहले बात भी की, हाँ बिल्कुल ये बात की। जी। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा जो ये 6 महीने का डिपॉजिट रखते हैं मालिक मकान, ये क्यों रखते हैं 6 महीने का डिपॉजिट? अगर नेट सपोज अगर 60,000 रुपए पे रेंट पे जाता हो तो ऑलमोस्ट 3.5 लाख से ऊपर मेरी रकम जो ना एक फंस जाती है, जो मालिक मकान अपने पास रखते हैं। इसको एटलीस्ट 3 महीने का तो होना चाहिए। कोई लॉज ऐसे होने चाहिए कि 3 मैक्सिमम 4 महीने तक के, कि अगर हम कोई चीज उसका नुकसान करके जाते हैं तो वो डिडक्ट करें। लेकिन माशाल्लाह से यहाँ पे जितने भी मालिक मकान है वो हमेशा कुछ ना कुछ डिडक्शन करते ही है कि आपने मेरा ये खराब कर दिया, आपने मेरा ये खराब कर दिया, भले आप उसके साथ 4 साल है या 5 साल है। सही बात कर रहे हो। तीसरी बात क्या थी? तीसरी बात ये थी कि जो रिन्यूअल होता है इसके ऊपर रेंट एग्रीमेंट के ऊपर, तो ये जो 10% का इंक्रीज है, ये 10% का इंक्रीज कौन सा लॉ है? हाँ, बहुत बुरा है वैसे। ठीक है, चले क्योंकि बाकी आपकी तनख्वाहें तो बढ़नी नहीं 10%, लेकिन आपका रेंट बढ़ रहा है, ये बिल्कुल सही है। ये जरा बताएं कि ये क्यों जो 10% है ये कौन सा लॉ है? ट्रेंड सेट हो गया, ये ट्रेंड सेट हो गया है। कोई नहीं है, कोई 10% बढ़ा रहा है, कोई 15 बढ़ा रहा है, कोई 20 बढ़ा रहा है, ये कोई ट्रेंड नहीं है। मेरे ख्याल से अगर यही रुकिएगा। और अगर आप ऐसे भी मैंने केसेस देखे हैं कि सेम रेंट कंटिन्यू कर रहे हैं आप, ऐसे भी लोग देखें, तो बात वही आ गई कि जी ओनर कैसा है और ओनर से टेनेंट का ताल्लुक कैसा है। ये तो म्यूचुअल है, आपको कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई ऐसा रूल बना हुआ है कि जी आपने हर साल बढ़ाना ही बढ़ाना है। मुझे ऐसे एक बात बताइए, तो मेरे साथ भी हुआ था कि मेरी सिक्योरिटी खातून ने वापस नहीं की थी। जो खातून होती है ना, बंदे जरा फिर शर्म में आकर कुछ खवातीन इतनी डांडी होती ना, वो कहती नहीं सॉरी कौन वापस कौन करता। तो वो मेरे 2 महीने के 2 खातून पैसे खा के बैठी में। आज भी मैं कहती मैं रोजे मैशे तक माफ नहीं करूँ। हाँ, सही बात है, छोटी सी ब्रेक बाद मिलते हैं। सही बात है। अच्छा, क्योंकि आज का मेरा शो है वो है शिफ्टिंग के मसले मसाइल के हवाले से, और इसका एक मकसद ये भी आज के शो का कि वो बहुत सारे लोग, क्योंकि ऑफ कोर्स कराची में बहुत कम लोग जिनकी अपना घर है और बहुत से लोग जो हैं वो शिफ्टिंग के वो रेंट पे रहते हैं, तो उनको बहुत अच्छी सजेशंस भी मिलेंगी कि आपने जब किसी घर में शिफ्ट होना है तो आपने क्या कुछ चीज़ें देखनी है। जैसे भी खातून की कॉल आई थी, वो बता रही थी कि उनका घर पीछे से खुला हुआ था तो बहुत डकैतियाँ भी हुई। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर देखें कि वो घर, चाहे मैं कहती छोटा भी हो, लेकिन क्या वो किसी सिक्योर जगह पे है जहाँ की खातून अगर घर में अकेली भी रहे या घर की बच्चियां भी अकेली रहें तो वो सिक्योर रहें। ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले देखें कि आपका मेंटल पीस होना ज़रूरी है कि घर में जो बच्चे हैं, बेगम है, मियाँ तो सुबह काम पे गया हुआ है, तो बेगम, बच्चे, घर की बच्चियां ये घर में महफूज हैं। हाँ, एग्जैक्टली, कोई इनको गम नहीं है, इनको सिक्योरिटी के हवाले से ये चीज़। घर में जो पहले से रहने वाली चीज़ें, वैसे तो ऐसा करना चाहिए कि जब आप कोई घर लेते हैं तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं घर में जाके पहले एक दिन आप कुरान रख कर आ जाएं, कुरान की ऊंची आवाज़ में तिलावत करें, पानी का गिलास रखें, मिठाई रखें और फिर आप चले जाएं। ये बड़े बुजुर्ग कहते थे, मुझे साइंटिफिकली नहीं पता कैसे, लेकिन बड़े बुजुर्ग यही चीज़ जो हाँ यही सुना है कि आप
कि अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे घर पता नहीं कितने अरसे वीरान रहते हैं, आपको पता नहीं, जिनमें आप जाके रह रहे हैं। बिल्कुल। दीमक, खटमल वगैरह इनके बड़े इशू होते हैं, इनको भी देखिए फ्यूमिगेशन का इशू पहले से हल करा लें, वरना आपके साथ साथ आप उनका भी रेंट भर रहे होंगे और आपको पता भी नहीं होगा। सही बात। कॉकरोच में तेरा रेंट क्यों भरूं, पर आपको देना पड़ेगा। हमारे साथ शाइस्ता जी भी है, इनका भी जरा मसला सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। बताएं शाइस्ता जी, आपने कब घर रेंट पे लिया या शिफ्ट हुई हैं? अभी 6 महीने पहले, ठीक है ना। अच्छा, जब मैं घर ढूंढ रही थी पहले तो ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हुई मेरे साथ कि मैं घर ढूंढ रही हूँ, मुझे मेरे मतलब का घर नहीं मिल रहा। ऐसा वक्त आ गया कि मुझे बिल्कुल समझें 10 दिन रहेगा और मुझे घर शिफ्ट करना है, हर हाल में करना है, क्योंकि जो मालिक मकान है वो सर पे सवार कि हमने घर बेच दिया है और अब घर आपने खाली करना है, हर हाल में खाली करना है। जैसे तैसे करके एजेंसी के थ्रू लिया घर तो ले लिया अल्लाह अल्लाह करके। जब घर में सामान डालने के लिए गए हम लोग करने के लिए, सबसे पहले तो उन्होंने हमें रेनोवेशन कुछ नहीं करके दी, क्लियर मना कर दिया। अगर आपने कलर वगैरह करवाना है तो 2-3 हज़ार रुपये बढ़ा के देना पड़ेगा किराया। अच्छा, ठीक है। दूसरा ये कि सामान के हिसाब से जब मेरा सामान गया तो मैं तो हक्का बक्का रह गई, क्योंकि मेरा सामान उन्होंने चढ़ने ही नहीं दिया। क्यों? आपका सामान बहुत ज़्यादा है। ये मालिक मकान का सुने, आप किसी अपार्टमेंट में गई थी या फिर आपने घर का कोई पोर्शन लिया था? घर पोर्शन। अच्छा, सही ना। सामान आपका बहुत ज़्यादा है और आपका सामान बहुत बड़ा है, मतलब जीना बहुत कंजस्ट है। मैंने कहा भाई आप ग्रिल हट सकती है, आप इस ग्रिल को हटा दें। नहीं, हमारा ग्रिल नहीं हटेगा, चाहे आप कुछ भी कर लें, आपने रहना है, नहीं रहना, आप यहीं पर करें और कहीं और शिफ्ट हो जाएं। तो मतलब मैं ये सोच में पड़ गई कि मैं इस वक्त कहाँ जाऊँगी। मतलब शाम हो गई, सामान लाते लाते शाम हो गई। हमने जैसे तैसे करके रात गुजारी। स्टेट वाले को कॉल की, स्टेट वाले से बोला कि भाई ये प्रॉब्लम आ गई, अब क्या करें। स्टेट वाले का वही बात है कि आपको पता है उनको तो सिर्फ कमीशन से मतलब होता है। उन्होंने कहा ठीक है, 2-4-5-6 हज़ार रुपये आप मुझे देंगी तो मैं आपको फौरी तौर पे दूसरा घर दिला देता हूँ। सही ना, मरता क्या ना करता, आखिर का करना पड़ा। क्या किया, जैसे तैसे करके 1-1.5 घंटे के अंदर दूसरा मकान हम लोगों ने देखा। अच्छा। जो हमारे मतलब का भी नहीं था। अच्छा, लेकिन मजबूरी हमें लेनी पड़ी। ठीक है ना कोई कलर हुआ बता, ना किसी किस्म के कोई और रेनोवेशन का काम करके दिया, मजबूरी में लेना पड़ा। आज मुझे 6 महीने हो गए उस घर में। लेकिन क्या है, प्रॉब्लम्स अभी भी बहुत सारी हैं। बच्चे कितने हैं तुम्हारे? सबसे पहले ये सवाल, भाई क्या मतलब है बच्चे कितने? नहीं, 2 मियाँ बीवी 2 बच्चे बस, और बाकी तो 2 बच्चे को यहाँ करें हम? ये कहाँ लेकर चले जाएं बच्चों को? ड्यूटी दिया कि हमने ऐसे नहीं, सवाल अजीब है ना कि 2 बच्चे हैं और 2 बच्चों को क्या करें, हॉस्टल डाल दें? क्या करें? कि तुम्हारी हुकूमत ने नहीं हमसे पूछा कि 2 बच्चे 3 बच्चे? हाँ, वही ना, उसको तो है नहीं, पड़ी नहीं। यही चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही थी ना। अब बच्चे हैं, छोटे हैं, ज़ाहिर है खेल कूद तो करेंगे, ये भागम दौड़े क्यों कर रहे हैं? इनको बिल्कुल बिठा के रखें। अच्छा, सामान जब शिफ्ट हो रहा था, ऊपर आते के साथ ही यहाँ पे ठोका ठाकी नहीं होगी किसी किस्म की। सही ना। इसके अलावा दूसरा ये कि एक्स्ट्रा कोई सामान नहीं आएगा अब इस सामान के बाद। हालांकि उस शिफ्टिंग में मेरा सामान बहुत ख़राब हुआ, बहुत टूटा फूटा, क्योंकि ज़ाहिर है एक जगह से उतर के दूसरी जगह चढ़ा, 3rd फ्लोर से उतर के 1st फ्लोर पे चढ़ा, फिर 1st फ्लोर से 2nd फ्लोर पे गया। उसमें मेरा लॉस कितना हुआ आपको पता है। जब हम सामान शिफ्ट करवा रहे होते हैं ना तो शेजोर वाले कितना पैसा मुंह फाड़ के मांग रहे होते हैं। वहाँ पे मेरे 50,000 अलग लगे। फिर उधर से दूसरी जगह में शिफ्ट करी थी, वो मेरे पेमेंट्स अलग लगी। मतलब मुझे बहुत लॉस हुआ था, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। अच्छा, वैसे मुझे लगता है यहाँ पे ये भी देखना हमें चाहिए कि अगर हम किसी किराए के घर में रहते हों तो हमें अपना सामान भी ना अकॉर्डिंगली लेना चाहिए, जो कि शिफ्टिंग के लिए जिसमें प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल। हमने फिर यही सोचा कि हमने सिर्फ सिलेक्टेड चीज़ें रखनी है, ताकि अल्लाह ना करे कल हमें छोड़ना है ना घर, क्योंकि ये तो 11 महीने के बाद खड़े हो जाते हैं। या तो किराया बढ़ाओ या घर छोड़ो, क्योंकि अगले लोग जो है ना, प्रॉब्लम बताए हम लोगों के साथ क्या है, हम लोग खुद हम एक दूसरे के साथ फेयर नहीं है। जैसे कि मिसाल के तौर पे एक घर में छोड़ के आई हूँ 10,000 पे, सेकंड जो मुझे घर मिल रहा है ना वो मुझे 20 पे मिल रहा है और मैं ले रही हूँ। यही गलती मेरी है। क्यों ले रही हूँ? जब वो 10 पे ही मिला हुआ था ना तो 10 पे ही लेना चाहिए ना मुझे। लेकिन नहीं, हमें क्या है, मजबूरी है और हम ये काम कर रहे हैं। देखिए, चलिए अच्छी बात है, वो टेनेंट भी जो कह रही है अपनी मान रही कि उनके भी यहाँ पे इशू है। लेकिन मुझे बताएं कि ऐसा क्यों होता है कि हर 11वें महीने फिर आके जो मालिक मकान है वो सर पे आके खड़े हो जाते हैं कि जी, जैसे अगर मैंने बहुत से लोगों को देखा, वो कहते जी हमने ऐसे लोग भी हैं कि वो कहते जी हम तो अपनी ये प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, वो उसको रेनोवेट कराते, रेनोवेट करा के फिर कहते ओहो हमने बेचनी नहीं थी, हम दोबारा किराए पे दे रहे हैं। फिर वो किराया होता है कि वो तकरीबन 20-30 हज़ार ऊपर चला जाता है। ऐसे ही
तो इसमें फिर ये बताएं कि बेचारा टेनेंट तो रुल गया। बिल्कुल टेनेंट रुल गया। अब उसको एक बहाने से आपने घर से बाहर निकाला और पूरी चीज रेनोवेट की, और फर्ज करें 15,000 रुपए किराया था तो वहां का अब मार्केट ट्रेंड हो गया 25,000, तो वो आपसे मांग रहा, आप बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। ऑब्वियसली एक 10,000 रुपए का डिफरेंस आप वन शॉट कैसे दे देंगे? आपकी भी एक लिमिटेड इनकम है, तो उसमें ये है कि वो राइट लेफ्ट की चीजें ढूंढता है। बात को इंटरप्ट कर रही हूँ। जब ये चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, आप किराया बढ़ रहा है, जगह है, सब चीज़ें, सम टाइम ऐसा भी होता है प्रॉपर्टी गिरती है, जैसे अभी कुछ टाइम पहले हुआ था, उस टाइम रेंट कम क्यों नहीं होता? हाँ वैसे ये बात भी है, लोग अक्सर कहते इस हैं। बारे में बताएं। समझिएगा, हमारे यहाँ जो जितनी आपकी रिहाइश की जगहें हैं, बेशक वो अपार्टमेंट्स हों, बेशक वो घर हों, हमारा प्रॉब्लम ये है हम हॉरिजॉन्टल नहीं बढ़ते, हम वर्टिकल बढ़ते हैं। कराची में इतना ज़्यादा अपार्टमेंट्स का रुझान क्यों हुआ? क्योंकि इतनी ज़्यादा पूरे पाकिस्तान से पब्लिक आई है। बिल्कुल। तो जब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो ऑटोमेटिकली रेंट तो बढ़ेगा ना। उसको पता है कि जी इनको निकालूंगा मैं आज, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस। बस सिंपल ऐसा ही। ये मामला है कि आपकी पब्लिक ज़्यादा है और रिहाइश कम है। अच्छा, वो जैसे हमारे कॉलर का फोन भी आया था, वो कह रहे थे कि जी जब सिक्योरिटी के पैसे दिए नहीं जाते, यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, टेनेंट कुछ कर बिल्कुल, सकता है, कानूनी रास्ता भी आप इख्तियार कर सकता बिल्कुल है। ऐसी है, आप कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं पुलिस के पास, और इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। वो आसानी के साथ, जब जैसे ही आप पुलिस कंप्लेन की बात लॉन्च करने पे आएंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आधी वैसे ही कम हो जाती हैं कि जी अब तो केस बिगड़ रहा है। तो हमारे यहाँ मामला क्या है कि हम कानून के जो इदारे हैं हम खुद भी घबराते हैं, तो ये चीज़ गलत है। अच्छा, वैसे वो कौन हमारे से लिए तो clause बैठे है? हुए हैं। मुझे बताएं, जब हम कोई घर रेंट पे ले रहे होते हैं तो वो कौन से ऐसे क्लॉज है जिसको टेनेंट को जरूर पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, ये बताएं। आपका मंथली पैसे आपने देने कब हैं कि जी 5 से 10 तारीख। अगर आप 5 से 10 तारीख आपका अपना स्केड्यूल नहीं है आपकी इनकम आने का, तो आप जी उसको बात करें कि जी मैं हर 25 से 30 के दरमियान दूंगी। सबसे पहले तो ये कि आपने जो हर महीने का मामला है उसको अपने बरवे कार्ड लाना है कि जी हमने ऐसे पैसे देने हैं। दूसरा ये कि एनुअल इंक्रीमेंट जो होता है 10% 15% जो भी, उसको आप जरूर गौर से रखें। तीसरा ये कि मेंटेनेंस वाला फैक्टर जो हमने पूरे शो में डिस्कस अच्छा, किया। वैसे मैं मुझे आदम ने पहले भी जब इस पे शो किया था तो ये बात सामने आई थी कि अगर हुकूमत देखे लॉ में देखा जाए तो वो 10% नहीं, वो 10% से कम है। It's around maybe 5 or 6% कुछ। अगेन देखें, मेरी चीज़ है, मेरा मसला। आप बिल्कुल बजा कह रही हैं कि हुकूमत ने एक प्रोटोकॉल सेट किया हुआ है कि जी 6% 7% होगा, लेकिन वो क्या है कि हम कम पे नहीं जा रहे, 5 पे नहीं जा रहे, हम उसको धक्का दे रहे हैं 10 पे, ताकि लेकिन सर ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं इसमें आप लोगों की भी इसमें एक वो होती है, अगर आप लोग चाहें, एजेंट्स अगर चाहें तो वो कह सकते हैं कि भाई हम नहीं आपको ये कहेंगे कि आप 10 से ऊपर ना जाएं। बिल्कुल आपका है ना? मौक़िफ़ सही तो है। लेकिन बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं जो कि खुद कहते हैं कि अच्छा कमीशन मुझे भी अच्छा हो जाएगा, तो आप एक काम करें 20 करें, आप कोई मसला नहीं है, वरना मैं आगे और भी लोग हैं जिनको हम बात ये है ना कि दे आपको देते हैं। अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। थोड़ा आपने अपने जहन को भी हाजिर नाजिर रखना है क्या है। और दूसरा कि आपने एक चीज़ पे स्टिक नहीं रहना। होता क्या है कि हम कोई भी चीज़ रेंट पे मकान ले रहे हैं तो हम 10 फैक्टर देखते हैं, बच्चों का स्कूल करीब है, मार्केट करीब है, स्टॉप करीब है, पानी आ रहा है नहीं आ रहा, ये बोले फैक्टर, तो ऑफिस हमने कहीं करीब ना है कहीं और चलो पेट्रोल का पैसा बचेगा तो पेट्रोल का पैसा बचा पेट्रोल का पैसा तो इधर कर दें, तो उसमें हमने कुछ जगह कॉम्प्रोमाइज़ करना है और हमें हॉरिजॉन्टल बढ़ना चाहिए था उसूली तौर पे। जैसे मैं नाम लूंगा इस्लामाबाद का, अब आके वहाँ पे वर्टिकल लैंड अपार्टमेंट शुरू होंगे। कराची का मसला यही है कि कराची वर्टिकल बढ़ा, यूं बढ़ा बन रहे हैं, वो यूं नहीं। और हमारे मज़हब में भी है कि आपने हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन पे जाना है। ज़मीन अपार्टमेंट के मुकाबले में आज भी सस्ती है। अगर आप थोड़ा सा दूर चले जाएं, आप सस्ती है। जो आप रेंटों के अंदर पैसे भर रहे हैं, कराची के अंदर ऐसी भी सोसाइटी है कि महीना 25,000 रुपये 30,000 रुपये इंस्टॉलमेंट दें और अपना घर बना लें। लेकिन वैसे मैं बात बताऊँ, ये जो हम अपार्टमेंट्स की तरफ जाते हैं तो आप ये ज़रूर देखा करें कि नीचे कोई कमर्शियल कोई रेस्टोरेंट वगैरह ना हो, क्योंकि हमने देखा है पिछले दिनों कराची में अगर कोई शॉपिंग मॉल था वहाँ पर आग लगी है, तो जो ऊपर अपार्टमेंट से एक तो उनकी वैल्यू क्या हुई, लोगों के कितने कितने नुकसान हो गए, हमारे सामने ही है। ये पिछले साल भी जो आग लगी थी, तो इसका ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि और इसलिए मुझे बताएगा इन्वेस्ट कहाँ इंसान करे, अपार्टमेंट्स पे करे या फिर लैंड पे करे। लैंड के अगर आपके पास पैसे हैं तो आप गुंजान आबाद में करें। जैसे जो पूरा फर्ज करें एक ऐसा मोहल्ला है जिसमें 3 प्लॉट खाली हैं, तो अगर इतने पैसे हैं तो वहाँ जाइए। और पैसे कम है तो आप दूर परे भी इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लॉट ले सकती हैं, अनलेस वो नहीं। लेकिन अभी तो कुछ ऐसा भी हो रहा है कि मैंने भी एक जगह अपनी टाइम मेरा खत्म हो गया टाइम खत्म हो गया, ये हम शो के बाद बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आई एम श्योर कि आप लोगों ने काफ़ी आज के शो से, क्योंकि देखिए जब आपने रेंट लेना है तो आपने अपने हक हलाल की कमाई एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करनी है और आपने वहाँ पे रहना है।
तो उसको देख के सोच समझ के अपने पैसे और अपने स्टेट एजेंट का भी इंतखाब करें। और बाकी चीज़ों को मैं कहती हूँ इतने सालों से चीज़ें जमा की होती हैं तो उसको बॉक्स करने में थोड़ा सा टाइम लगा लिया करे। 1-2 दिन की कहानी नहीं होती, महीने की कहानी होती है। बहुत शुक्रिया आप सबका। शाद रही, आबाद रही, अल्लाह पाक आपको औलाद की गम से महफूज रखे, ज़िंदगी दी तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।